दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस सेशन में हम लोग इंग्लिश साहित्य का जो सबसे महत्वपूर्ण एज है, जहां से सबसे ज्यादा परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, उसका डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों उस एज का नाम है द रीनेसा। दोस्तों रीनेसा मीन्स क्या होता है? रीबर्थ। याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका रीनेसा है इसका आशय है पुनर्जागरण, और इसकी शुरुआत 14वीं शताब्दी में इटली के एक शहर फ्लोरेंस से हुआ था। और दोस्तों यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो मध्य युग से आधुनिकता की ओर जाने का एक संकेत था। इस दौरान यूरोप के लोग अपने मध्यकालीन संस्कृति विचारधारा को छोड़कर आधुनिकता के तरफ आगे बढ़े, और जो भी कला, संस्कृति, साहित्य या धर्म थे उसको विज्ञान से जोड़ दिया गया। और इस दौरान नए नए खोज हुए साइंस के तहत, जो मानव जीवन को काफी आसान बनाया, और यहां से रियल में साहित्यिक डेवलपमेंट होता है। दोस्तों इस एज के तहत जो भी रचनाएं हैं उनका पब्लिकेशन डेट निश्चित है, और इनके पब्लिकेशन डेट को पूछा जाता है। इससे पहले हम जो भी डिस्कस किए हैं, आपका एंग्लो सेक्शन पीरियड हो या मिडिल एज हो, मिडिल एज के तहत दोस्तों हम लोग एंग्लो नॉर्मन पीरियड, द एज ऑफ चौसर, और देन वी टॉक अबाउट द डार्क एज, इन सब का डिस्कशन किए। लेकिन किसी भी वर्क्स का निश्चित डेट आपको हम ना बताए होंगे, क्योंकि उसके पब्लिकेशन डेट्स या परफॉर्मिंग डेट्स में काफी अंतर आ जाता है अलग अलग किताबों में। लेकिन यहाँ से एग्जैक्ट डेट मिलता है जो आपको जानना होता है। तो दोस्तों यहाँ से लिटरेचर को बहुत ही सावधानी से पढ़िएगा और कुछ चीजों को रटते चलिएगा। और याद रखिएगा रीनेसा मीन्स क्या होता है? रीबर्थ। तो चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। रीनेसा, अ रीबर्थ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। द रीनेसा वाज अ पीरियड ऑफ रिवाइवल इन आर्ट, लिटरेचर एंड लर्निंग दैट बिगेन इन इटली इन द 14th सेंचुरी। दोस्तों रीनेसा एक ऐसा पीरियड है जो 14वीं शताब्दी में इंग्लैंड में, इटली में शुरू हुआ, और इसका आशय है रिवाइवल ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड लर्निंग, एंड स्प्रेडेड टू इंग्लैंड बाय द लेट ऑफ द 15th सेंचुरी। दोस्तों रीनेसा की शुरुआत इंग्लैंड में 15वीं शताब्दी के अंत तक होती है। इट मार्क्ड अ शिफ्ट फ्रॉम मेडाइवल ट्रेडिशन टू ह्यूमनिज्म, एक्सप्लोरेशन एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज। दोस्तों याद रखिएगा, जो आज ह्यूमनिज्म की बात होती है, एक्सप्लोरेशन, जो नित्य नए खोज हो रहे हैं, साइंटिफिक डिस्कवरी हो रही है, इसकी शुरुआत रीनेसा में ही होती है। और यही बदलाव मेडाइवल एज से इसमें जो ट्रांजिशन होता है, इसी को दोस्तों रीनेसा के नाम से जाना जाता है। द पीरियड इज कॉल्ड रीनेसा बिकॉज इट सिग्निफाइज अ रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग। दोस्तों क्लासिकल लर्निंग से क्या आशय है? यदि आप जानते होंगे तो जरूर अपना आंसर ड्रॉप करिएगा कमेंट बॉक्स में, और इसका आंसर दोस्तों इसी सेशन में आप आगे जानेंगे, क्योंकि यही की वर्ड है आपकी परीक्षा के लिए। याद रखिएगा रीनेसा मतलब पुनर्जागरण, रीबर्थ। आर्ट एंड कल्चर आफ्टर द मिडिल एज। दोस्तों मिडिल एज के तहत हम लोग कौन कौन से एज का डिस्कशन किए हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा, और उसका टाइम पीरियड क्या रहा। द टर्म रीनेसा कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जो टर्म यहाँ पर रीनेसा है, इसको किस भाषा के शब्द से लिया गया है, ये आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों इसको फ्रेंच भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका आशय है रीबर्थ, एंड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय 19th सेंचुरी हिस्टोरियंस। दोस्तों इसकी पहली बार जो प्रयोग किया गया 19वीं शताब्दी के हिस्टोरियंस के द्वारा किया गया, to describe the revival of intellectual and artistic achievements inspired by ancient Greece and Rome। ग्रीस और रोम के, प्राचीन ग्रीस और रोम के द्वारा इंस्पायर्ड होकर जो इंटेलेक्चुअल आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स का रिवाइवल हुआ, उसी को वर्णन करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर अवश्य करिएगा। दोस्तों सेशन में अंत तक जरूर बने रहेगा। सेशन के अंत में हम लोग कुछ वन लाइनर एग्जाम पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ इंग्लिश रीनेसा।
दोस्तों इसका डिवीजन 5 पार्ट्स में होता है। 5 पार्ट्स कौन से ऐसे है, रीनेसा के अंतर्गत आपको 5 एज का स्टडी करना होगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अर्ली रीनेसा, इसकी शुरुआत होती है 1485 में और चलता है 1558 तक। इन्फ्लुएंस बाय इटालियन ह्यूमनिज्म, इमर्जेंस ऑफ पोएट्री एंड प्रोज। दोस्तों ये जो पीरियड रहा है इटली का है, याद रखिएगा। इंग्लैंड की जो हम बात करें तो कब से होता है, सही शब्दों में इलिजाबेथन एज, इसमें फर्स्ट आता है। और दोस्तों इलिजाबेथन एज कहने से आशय है एज ऑफ क्वीन इलिजाबेथ द फर्स्ट। इनका दोस्तों जो रीन होता है, काल होता है 1558 1558 टू 1603। दोस्तों ये डेट जरूर याद रखिएगा। दिस पीरियड इज ऑल्सो नॉन एज द गोल्डन एज ऑफ ड्रामा या गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इसको दोस्तों द इलिजाबेथन एज को द एज ऑफ विलियम शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर का ये जो टाइम पीरियड था काफी पीक पे था। इस समय उनकी ड्रामा का एक गोल्डन एज चल रहा था। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट उनके रचनाओं का इसी समय हुआ। तो याद रखिएगा इलिजाबेथन एज को द एज ऑफ चौसर के नाम से भी जाना जाता है और इसको गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश या गोल्डन एज ऑफ ड्रामा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका टाइम स्पेन क्या रहा, 1558 टू 1603। दोस्तों इन सभी एज को वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे और इंटायर लिटरेचर का डिस्कस करेंगे। और रियल शब्दों में आपके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत अब होती है। और बहुत मेहनत से दोस्तों अब अपने सिलेबस का तैयारी करिएगा, क्योंकि सवाल सबसे ज्यादा यहीं से अब बन देंगे। दोस्तों देन कम्स द टाइम पीरियड ऑफ जेकोबियन एज। जेकोबियन एज को दोस्तों द एज ऑफ डॉन के नाम से भी जाना जाता है। डॉन मतलब जॉन डॉन, पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। इट स्टार्ट्स 1603 एंड लास्टेड टिल 1625। दोस्तों याद रखिएगा राइज ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। दोस्तों जेकोबियन टाइम में ही मेटाफिजिकल पोएट्री की शुरुआत होती है। ये पूछा जाता है कि मेटाफिजिकल पोएट्री किस एज में आता है, तो जेकोबियन एज और 17th सेंचुरी में आता है। मेटाफिजिकल पोएट्री और पोएट्री बियॉन्ड फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड। कैरोलाइन एज, दोस्तों इसकी शुरुआत होती है 1625 से और चलता है दोस्तों 1649 तक। दोस्तों इसको मार्क किया जाता है डिक्लाइन ऑफ रीनेसा ड्रामा। दोस्तों यहां से शेक्सपियर के भी रचनाओं को कहे या ड्रामा का जो डिक्लाइन एज होता है वो शुरू हो जाता है। दोस्तों इसी एज के तहत कैवेलियर पोएट्स आते हैं। सपोर्टर ऑफ चार्ल्स किंग चार्ल्स दी फर्स्ट। दोस्तों किंग चार्ल्स दी फर्स्ट के सपोर्टर को कैवेलियर्स बोला जाता है। याद रखिए कैवेलियर पोएट्स का जो कंसेप्ट है कैरोलाइन एज में ही आता है। दोस्तों एक छोटा सा सवाल है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे लिखा है डिक्लाइन ऑफ रीनेसा ड्रामा, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस समय ड्रामा पे बैन हो गया। तो दोस्तों बताइएगा कि ड्रामा पे बैन कब लगता है, कब उसको बैन कर दिया जाता है इंग्लैंड में। देन कम्स प्यूरिटन एज। इट स्टार्टेड 1649 एंड इट लास्टेड टिल 1660। दोस्तों 1649 में शुरू होता है प्यूरिटन एज और 1660 तक रहता है। फोकस ऑन रिलीजियस एंड फिलोसफिकल थीम्स लीडिंग टू मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। दोस्तों मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट इसी समय आता है। और दोस्तों ये जो प्यूरिटन एज है इसमें आपको रिलीजियस एंड फिलोसफिकल थीम्स देखेंगे। और दोस्तों एक और छोटा सा सवाल है कि प्यूरिटन एज के बाद कौन सा एज आता है। दोस्तों आपको एज का नाम याद होना चाहिए। यदि आपको क्रोनोलॉजी याद नहीं है तो दोस्तों मैं आई बटन में एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जरूर तैयार कर लीजिएगा। वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके लिटरेचर को समझने के लिए या कोई भी क्रोनोलॉजी वाला सवाल बनाना है तो आपको टाइम स्पेम याद होना चाहिए एज के तहत। तो दोस्तों कम से कम इतना आज जरूर तैयार कर लीजिएगा कि किस एज के बाद कौन सा एज आ रहा है और उसका टाइम पीरियड क्या है। और दोस्तों ये भी याद रखिए कि ये जो मेटाफिजिकल पोएट्री आपका जेकोबियन एज में शुरू होता है एक कैरोलाइन एज में भी कंटिन्यू रहता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से पता चलता है कि हमारा जो वर्क है वो कैसा है। दोस्तों नाउ वी टॉक मेजर लिटरेरी फिगर्स एंड देयर वर्क्स। दोस्तों इस एज के जो मेजर लिटरेरी फिगर्स हैं
उनका नाम जरूर याद रखिएगा और उनके महत्वपूर्ण रचनाओं को याद रखिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे किसी खास रचना के रचनाकार कौन है, या इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो इस एज में आती है। तो दोस्तों सबसे पहला जो नाम आता है वो है आपके विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की महत्वपूर्ण रचना है हैमलेट, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट। दोस्तों इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, लेकिन कम से कम इतनी रचनाओं का नाम आपको याद होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों क्रिस्टोफर मार्लो। ये दोस्तों ये भी ड्रामेटिस्ट है। इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है डॉक्टर फॉस्टस और देन टम्बरलैंड द ग्रेट। देन वी टॉक अबाउट द एडमंड स्पेंसर। द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क्स ऑफ एडमंड स्पेंसर इज दैट फेरी क्वीन। तो दोस्तों याद रखिएगा फेरी क्वीन। एक और छोटा सा दोस्तों आपसे चर्चा करते हैं। एक राइटर है जिनका नाम है जॉन किट्स। आप सभी लोग इनके नाम से परिचित होंगे, जॉन किट्स। तो ये जो जॉन किट्स है ना, ये बॉक्सर बनना चाहते थे। पहले इनकी रुचि फुटबॉल में थी और बॉक्सिंग करते थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने फेरी क्वीन की अध्ययन की तो इनके अंदर कवि बनने की भावना जागृत हो गई और इन्होंने अपनी पहली पोएम लिखी लाइन्स इन द इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। तो दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, लाइन्स इन द इमिटेशन ऑफ स्पेंसर इनकी पहली पोएम है। ये पूछा जाता है सवाल कि इनकी पहली पोएम कौन सी है, तो लाइन्स इन द इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। और दोस्तों जॉन किट्स की मृत्यु हुई थी ट्यूबरकुलोसिस से। किस चीज से मृत्यु हुई थी? ट्यूबरकुलोसिस से हुई थी। एक और छोटा सा सवाल दोस्तों, जॉन किट्स किस एज के राइटर है? जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जॉन किट्स किस एज के राइटर है। तो दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सब का हम आपके साथ डिस्कशन करते चलेंगे। जो अच्छा लगे उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा की तैयारी करने का एक सही स्ट्रेटजी होता है, जिसको यदि आप फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों याद रखिएगा सर फिलिप सिडनी, इनकी एक बहुत फेमस रचना है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। देन कम्स फ्रांसिस बेकन, एसेज या द न्यू अटलांटिक्स। दोस्तों फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसे के रूप में भी जाना जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, फादर ऑफ इंग्लिश एसे के रूप में फ्रांसिस बेकन को जाना जाता है। जॉन मिल्टन की बहुत सी रचनाएं हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है पैराडाइज लॉस्ट और लिसिडास। याद रखिएगा पैराडाइज लॉस्ट एंड लिसिडास। दोस्तों जॉन मिल्टन को लेट रिनेसा पोएट भी के रूप में भी जाना जाता है, लेट रिनेसा पोएट। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम कुछ की एग्जाम पॉइंट्स की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। इन सारे फैक्ट्स को दोस्तों आप रट लीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि द टर्म रिनेसा वाज फर्स्ट यूज्ड इन अ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बाय द फ्रेंच हिस्टोरियन ज्यूल्स माइकलेट के द्वारा सबसे पहली बार प्रयोग किया गया रिनेसा का। इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिया डी फ्रांस। याद रखिएगा हिस्टोरिया डी फ्रांस। और यहीं से आप याद रख सकते हैं कि रिनेसा का जो ओरिजिन माना जाता है ये फ्रेंच वर्ड से है। याद रखिएगा फ्रेंच वर्ड, ऑप्शन में ग्रीक भी रहेगा। और इसको पॉपुलर किसने बनाया? ये पहली बार प्रयोग किए थे ज्यूल्स माइकलेट, लेकिन इसको फेमस बनाए अ स्विस हिस्टोरियन जैकोब बुर्कहार्ट popularized this term in his work सिविलाइजेशन ऑफ रिनेसा इन इटली। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको जरूर तैयार रखिएगा। अब हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ रिनेसा। इसे याद रखिएगा, रीबर्थ ऑफ क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन कल्चर। ग्रीक और रोमन कल्चर से आशय है न्यू लर्निंग का। ठीक है दोस्तों, फोकस क्या था? आर्ट, कल्चर मतलब लिटरेचर, फिलॉसफी, दर्शन एंड ह्यूमनिज्म ड्यूरिंग द 14th to 17th सेंचुरी। दोस्तों फादर ऑफ रिनेसा कहे तो लिनार्डो दा विंची को कहा जाता है, लेकिन याद रखिएगा इन आर्ट एंड साइंस। बट इफ यू टॉक अबाउट द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म इट इज फ्रांसिस्को पेट्रार्क। याद रखिए खाली पेट्रार्क ही नाम, फ्रांसिस्को पेट्रार्क। इन्हीं के सोनेट फॉर्म को दोस्तों आगे रिवाइज किया जाता है। अब दोस्तों कारण क्या था? तो फॉल ऑफ
कंस्टेंटिनोपोल 1453 इन इंग्लैंड इन फ्लोरेंस शहर। द ऑटोमन कंक्वेस्ट ऑफ कंस्टेंटिनोपोल फोर्स ग्रीक स्कॉलर्स। दोस्तों जब ये कंक्वेस्ट होता है ऑटोमन का इटली शहर में, इटली के फ्लोरेंस शहर में, तो इससे जो ग्रीक स्कॉलर थे वो बाध्य हो जाते हैं वहां से भागने के लिए इटली से, और यहां से निकलकर वो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, खास करके यूरोप देशों में। और वहां पे क्या करते हैं, दे ब्रॉट विथ देम एंशियंट ग्रीक एंड रोमन मनुस्क्रिप्ट। अपने साथ वे लोग एंशियंट ग्रीक और रोमन मनुस्क्रिप्ट लाते हैं, लीडिंग टू रिवाइवल ऑफ क्लासिकल नॉलेज। और वहीं से रिवाइवल होती है दोस्तों क्लासिकल नॉलेज की, जिसकी वजह से इसको रीनेसा का नाम दिया गया। फ्लोरेंस इज द considered the birthplace of the Renaissance, largely due to the patronage of the Medici family। तो याद रखिए इतना ही, इसको बर्थ प्लेस माना जाता है फ्लोरेंस को। ये जो फ्लोरेंस शहर है इटली में है। और फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस निकालो मैकाबिली को माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। और फादर ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, जोहानस गुटरबर्ग। याद रखिएगा इनका नाम है जोहानस गुटरबर्ग। और दोस्तों पहले के सेशन में हमने डिस्कस किए हैं एक राइटर का जिन्होंने इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया। तो हम पूछ सकते हैं कि हु इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन बीपीएससी टीआरई 2 एग्जाम्स। और देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज दैट फादर ऑफ द इटालियन लैंग्वेज दांते एलिग्री। तो दांते नाम पे याद रखिएगा दोस्तों आप। दोस्तों यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे के सेशन में हम लोग द मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इलिजाबेथ का अध्ययन करेंगे। और इलिजाबेथ मतलब अ गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और बहुत से सवाल बनेंगे इस सेशन में ही, बहुत से इंपॉर्टेंट सवाल का दोस्तों हम लोग डिस्कशन किए हैं, इसको तैयार रखिएगा। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपके तैयारी में बहुत ही मदद करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।